क्लास 10 साइंस 2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हम जहां पे रहते हैं वो आसपास का एनवायरमेंट को कंजर्व करना, उसको मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है। इस चैनल पे मेरा जो गोल है वो है कि क्लास 10 साइंस के पूरे 20 चैप्टर्स को वन शॉट में खत्म कर दूं कि कोई भी बच्चा भटके ना पढ़ने के लिए और एक बार में वो सब कुछ पढ़ ले। इस मेरे गोल के तरफ मैं ऑलरेडी 6 चैप्टर कवर कर चुका और ये 7वां चैप्टर है। तो आप इसको शेयर करना और इसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन कर लो बाय सर्चिंग शुभम झा क्लास 10 ऑन टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। स्टूडेंट, इस चैनल को मैं ग्रो करना चाहता हूं और उसमें आप मेरी मदद कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस वीडियो। तो प्लीज शेयर करना और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जरा समझते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस शब्द का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो एनवायरमेंट, द नेचुरल वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। सिंपली समझो कि एक ऐसा नेचुरल वर्ल्ड, जैसे अभी मैं इस रूम में हूं, ठीक है, तो एक आसपास के एक जगह में हूं तो मेरे पास एक एनवायरमेंट है। अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं जो आसपास जो देखता हूं वो एनवायरमेंट है। मतलब हम जहां पे जी रहे हैं वो क्या है? एनवायरमेंट है। अब मैनेजमेंट क्या है भाई साहब? आज के दिन में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट से हमारा मतलब क्या है? जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारे और भी दिक्कतें जैसे एसिड रेन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? ह्यूमंस के एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। अब ये जो ह्यूमन के एक्टिविटीज है, जिन चीजों से ये सब होता है, ये एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। इसीलिए हमें एनवायरमेंट को मैनेज करने की सख्त जरूरत है। तो नीड ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यही कारण है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो एनवायरमेंट है उस पर अफेक्ट हो रहा है, वो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए हमें इसको मैनेज करना है। ओवरऑल अब तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। एनवायरमेंट मतलब हम आसपास जहां रहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है एनवायरमेंट को, तो हमें इसको मैनेज करना जरूरी है। चलिए ये आप लिख लीजिएगा। अब हम समझते हैं इकोसिस्टम के बारे में। देखो बच्चों, इकोसिस्टम वगैरह के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा और अक्सर तुम्हारे मन में कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये एनवायरमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है। सुनने में दोनों एक जैसा लगता है। जरा एक रिव्यू कर रहे हैं, मतलब हमने फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था लोअर स्टैंडर्ड्स में। तो देखो, इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर। थोड़ा सा रुक जाओ, जरा समझते हैं कि बायोटिक फैक्टर मतलब क्या होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, ठीक है। ये जो भी है इनको हम बायोटिक कहते हैं। अच्छा, जो भी नॉन लिविंग है जैसे कि आग, पानी, हवा, इसको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं। अब ये बायोटिक और एबायोटिक हमारे एनवायरमेंट में दोनों है। मानते हो ना कि हमारे आसपास, जैसे मान लो ये फोन, ये एक एबायोटिक चीज है। एयर एबायोटिक चीज है, मैं एक बायोटिक चीज हूं, राइट। हमारे बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चल रहा है। भैया कैसे? हवा एबायोटिक है, मैं सांस ले रहा हूं। लाइट एबायोटिक है, उससे मैं देख रहा हूं, तो मैं बायोटिक और वो एबायोटिक। हमारे बीच में क्या चल रहा है बच्चों? इंटरैक्शन चल रहा है। एंड इसी चीज को इकोसिस्टम कहा जाता है। जब बायोटिक और अबायोटिक चीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो एक इकोसिस्टम बना लेते हैं। इज इट क्लियर? तो भाई ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड ये जहां पे हो रहा है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इज इट सिंपल? तो एनवायरमेंट मतलब मैंने क्या समझा? एनवायरमेंट मतलब मेरे आसपास का माहौल, ठीक है, जहां पे मैं रह रहा हूं। और इकोसिस्टम मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक और अबायोटिक के बीच में एनवायरमेंट के अंदर होने वाला एक इंटरैक्शन। तो एनवायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम है। इज इट क्लियर? एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक अबायोटिक और उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है वो इकोसिस्टम है। तो एनवायरमेंट के अंदर क्या है? इकोसिस्टम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेनी सच इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर तो अभी मान लो मेरे रूम में एक इकोसिस्टम है, जैसे कैमरा, मैं और ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरैक्शन चल रहा है। वैसे यार दूसरे के भी रूम होंगे। एक पूरी सिटी होती है, एक पूरा स्टेट होता है, उसके अंदर जंगल्स होते हैं, पानी होता है, बहुत सारा होता है। तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। हेंस अर्थ इज नोन एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। इसीलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अभी वो सिंपल सा एक दो एग्जांपल लेते हैं। पानी के अंदर एक इकोसिस्टम है, पानी वाला एक्वाटिक इकोसिस्टम। एयर में भी एक इकोसिस्टम है, लैंड पे भी एक इकोसिस्टम है। कहीं पे ऐसा फॉरेस्ट होगा जहां पे ज्यादा बारिश होती होगी, वो एक इकोसिस्टम। तो ऐसे मल्टीपल इकोसिस्टम कहां पे है? हमारे अर्थ पे है। तो हमारा जो अर्थ होगा एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम हम इसको कहेंगे।
ईच फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है, जो पेड़ होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये प्रोड्यूसर्स जो है इनको कौन खाता है? हार्बीवोर्स खाते हैं। तो हार्बीवोर्स क्या करते हैं? फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब इसके ऊपर होता है एक कार्निवोर्स, राइट, प्रिडिक्टर्स। ये जो होता है वो क्या करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है और इनके ओवर पॉपुलेशन से हमें बचाते हैं। मतलब मान लो कि अगर इनको खाने वाला कोई होगा ही नहीं तो बहुत आबादी बढ़ जाएगी इनकी, तो इनको खा जाने वाले हमारे होते हैं प्रेडिक्टर्स, जो इनके ओवर पॉपुलेशन से हमें बचाते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हो गया बच्चों। स्टूडेंट्स, अभी एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है और जो शायद तुम्हारे मन में भी आ सकता है। एक क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ सकता है और उस सवाल को समझते हैं कि whether the caterpillar terminates insects in present in the dung are really useful। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं गोबर में, ठीक है, टट्टी के अंदर, और जो छोटे छोटे टर्माइट्स होते हैं, क्या वो भी इंपॉर्टेंट है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है यस, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दोज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी। ये हालांकि गंदे हैं, फिलिटी प्लेस पे मिलते हैं, बट फिर भी ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। क्योंकि यही हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, चीजों को डिकम्पोज करके। तो ये एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें बता दिया है। बाकी जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है उसके ऊपर एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का पर्टिकुलरली, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इट मींस आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू द फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस। तो यहां तक जो भी मैंने तुम्हें समझाया उससे शायद तुम्हें एक बात समझ में आया होगा कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो आसपास के फैक्टर्स जो भी हमारे आसपास है उसके कारण है। हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर। इसीलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन फैक्टर्स का ध्यान रखें, इनकी केयर करें, इनका ख्याल रखें। अब तुमने एक लाइन तो सुना ही होगा, जीवो जिव्यासा जीवनम। इसका अर्थ क्या होता है? कि एक जो प्राणी है वो दूसरे प्राणी के लिए फूड है। वन एनिमल इज फूड फॉर अनदर। जो हमने पीछे देखा, पेड़ को हार्बीवोर्स खाते हैं, हार्बीवोर्स को प्रेडेटर्स खाते हैं। जीवो जिव्यासा जीवनम, वन एनिमल इज फूड फॉर अनदर। चलिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए, इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दोगे। इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय डैश फैक्टर एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर, बायोटिक, अबायोटिक, बोथ, नन। तुम्हें इसका आंसर नीचे कमेंट में देना है। बोथ मतलब है ए और बी, ठीक है। वन एनिमल इज फूड फॉर अनदर, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? आपको नीचे कमेंट्स में इसका भी आंसर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है डैश प्रिवेंट्स द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रेडिक्टर्स, बोथ, नन। नीचे कमेंट में तुम भी इसका आंसर बता दोगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। जुलाई 2019 में 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एक चार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में। अब हम इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है इकोसिस्टम, फिर नीचे ऐसे एरो गए हैं और आपको दिखेगा ए बायोटिक, और इधर वाला जो डब्बा है वो खाली है, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? बायोटिक कंपाउंड्स आ जाएगा। यहां पे अगर ए बायोटिक है तो इस जगह पे हम बायोटिक लिखेंगे, ये तुम्हें भरना था। चलो, अब ए बायोटिक पे फर्दर ऐसे क्लासिफिकेशन किया है। यहां पे लिखा है फिजिकल फैक्टर्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा? जो खाली था येलो कलर वो जगह है जहां पे ब्लैंक है टेक्स्ट बुक में, तो मैं उसको लिखना है, तो ये आ जाएगा केमिकल फैक्टर्स। बायोटिक में बच्चों इसी तरीके से लिखा हुआ था ऑटोट्रॉप्स, तो यहां पे ऑफकोर्स क्या आ जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में यहां पे कुछ लिखा था ऑलरेडी, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा। तो केमिकल फैक्टर्स क्या होगा? ध्यान से सुनना, केमिकल फैक्टर्स होंगे मिनरल्स जो कि हमें जमीन से मिलते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं। अब देखो, ऑटोट्रॉप्स में आगे लिखा हुआ था प्रोड्यूसर्स, तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे आपके एनिमल्स, साथ ही साथ क्या आ जाएंगे? आपके डीकंपोजर, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे ना, वो वाले। अब देखो यहाँ पे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के खाली स्पेस में नीचे दो चीजें लिखी हुई थी, एक लिखा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो दूसरा क्या आ जाएगा? सोच के देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ नाम लिखे थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होंगे बच्चों? ऑर्गेनिक कौन सी चीजें होती है जो हमें कहां से मिलता है? जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं? प्लांट्स को बोलते हैं, राइट। तो ये येलो से जो भी है उसको हमें लिखना है, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं बच्चे? ये तो कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। अब देखो, ये जो कंज्यूमर्स है ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा होता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहां पे ये व्हाइट वाला लिखा हुआ है, येलो वाला हमें फिल करना था। तो यहां पे ये पूरा चार्ट भर चुका है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें हमें भरनी थी, ठीक है। 3 मार्क का पूछा था, तो तुम अंदाजा लगा लो किस चीज को कितना होगा, ठीक है। अब बच्चों, ये तुम्हें याद रखना है, बहुत ही सिंपल है ये, और ये ओवरऑल ना तुम अपने लोअर स्टैंडर्ड से सीखते जाते हो।
अब देखो आगे ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब मैं तुम्हें बात करूंगा फिजिकल फैक्टर्स। टेक्स्ट बुक में एक लाइन होगा या फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक लाइन होगा फिजिकल फैक्टर, वहां पे तुम्हें समझ जाना एयर वाटर वेपर मिनरल सॉइल और सनलाइट की बातें हो रही है, इन चीजों की बारे में बातें हो रही है जिनको तुम देख सकते हो। ठीक है, एयर को तुम लाइक फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, वाटर देख सकते हो, फील कर सकते हो, वेपर, ठीक है, मिनरल सॉइल सनलाइट। केमिकल फैक्टर जब भी मैं बोलूंगा तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की बात होगी, ये तुम समझ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम छोटा सा एक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में हमने क्या लिया, एक पैडी फील्ड का एग्जांपल लिया जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो पैडी इज कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हम पैडी को कल्टीवेट करते हैं स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया में। ठीक है, अब ये जो पैडी होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंटली अटैक किए जाते हैं बाय दिस ग्रास होपर्स। ये जो ग्रास होपर्स होते हैं ये पैडी पे बहुत ज्यादातर अटैक कर देते हैं, इनको खराब करते हैं, इनको खा जाता है। अब ये ग्रास होपर को खाने के लिए भी कोई है, वो है फ्रॉग। ये फ्रॉग क्या करता है, इस ग्रास होपर को खा जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्रॉग है इसको भी खाने वाला कोई होगा, जीवो जिज्ञासा जीव ना, तो ये फ्रॉग को खा जाता है ये सांप। ठीक है, अब देखो ये जो स्नेक्स है, स्नेक्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड देयरफॉर दे फीड ऑन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। अपना फेवरेट फूड फ्रॉग को ये खाते हैं। अब देखो इसको भी खाने वाला कोई तो होगा ऑफ कोर्स, ये ईगल वगैरह खा जाएगा, ईगल मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज हो जाएगा और जमीन में, तो ऐसा कुछ होगा। अब तुम्हारे मन में एक प्यारा सा सवाल आना चाहिए वैसे, वो है कि हाउएवर इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ द सडन, हमारे टेक्स्ट बुक में एक लाइन दिया और उसमें कह रहा है कि अगर अचानक से फ्रॉग का पॉपुलेशन घट गया तो क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हमसे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप, पैडी क्रॉप पे क्या असर पड़ेगा। इसका आंसर है कि अगर अचानक से फ्रॉग का पॉपुलेशन घट गया तो क्या होगा, उससे पहले वाला जो ग्रास ऊपर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो पैडी क्रॉप प्रोडक्शन विल डिक्लाइन एज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ऊपर विल इंक्रीज। अब देखो यार ग्रास ऊपर को खाने वाला ही कोई नहीं है तो उनका पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे पैडी क्रॉप्स को। अब क्योंकि फ्रॉग का पॉपुलेशन बहुत घट गया है तो जो सांप है उसको खाना नहीं मिलेगा और सांप भी मर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा हमसे, if the frog population declines all of the sudden, number of which consumers will decline and which will increase। तो ग्रास ऊपर इंक्रीज होगा, हमें पता है क्योंकि ग्रास ऊपर को खाने वाला कोई नहीं है। और कौन घट जाएगा, सांप घट जाएगा। ठीक है, स्नेक विल डिक्लाइन, वो घटेगा क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा तो बेचारा भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास ऊपर बढ़ता चला जाएगा और टर्शरी कंज्यूमर स्नेक घटता चला जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है अपने से। ठीक है, व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ओवरऑल इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, इकोसिस्टम की वॉट लग जाएगी। ठीक है, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, नेचुरल बैलेंस जो है हमारे इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आई रियली होप कि तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं भी तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय, तुम्हें इसका आंसर देना नीचे कमेंट में। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, if frog population declines all of the sudden then effect on paddy crop, paddy crop पे क्या इफेक्ट होता है ये भी तुम्हें नीचे कमेंट में जवाब देना है। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार एक बात तो अटल सत्य है कि अगर तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना तो तुम्हें चीजें थोड़ी मिक्स्ड अप दिखेंगी। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया वो फिर से रिपीट हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। व्हाट इज एनवायरमेंट, अभी हमने एनवायरमेंट समझ लिया लेकिन अभी फिर से हमसे पूछ रहे हैं कि एनवायरमेंट क्या है। तो तुम्हें पता है एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स। एनवायरमेंट वो सराउंडिंग है जहां पे सारे ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं। तो एक रिवीजन तरीके से समझ लो तुम इसको। अब देखो जो फिजिकल फैक्टर जो मैं तुम्हें ऑलरेडी चार्ट में बता चुका हूं, केमिकल और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है वो अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और ये कलेक्टिवली हम इसको एनवायरमेंट कहते हैं क्योंकि जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे कुछ फिजिकल फैक्टर है, हवा है, सनलाइट है, कुछ केमिकल फैक्टर है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह। ठीक है, तो ये जब साथ में हमारे आसपास चारों तरफ सारी चीजें दिखती है जहां पे हम जीते हैं तो उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक और चीज लिखा हुआ है, एनवायरमेंट दो बेसिक फैक्टर से बना होता है, हमें पता है कौन से, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों चीज हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसके बारे में। अब देखो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, ये भी हमने देखा था कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अर्थ इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इकोसिस्टम, मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा। तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी एनवायरमेंट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये सब जो साइकिल होते हैं कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं और इन साइकिल्स के कारण क्या होता है बच्चों, जो हमारा एनवायरमेंट है उसका बैलेंस बना रहता है। तो वाटर साइकिल एग्जांपल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सेंटीमीटर साइकिल्स है। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल्स है जो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण हमारा नेचर का क्या होता है, एनवायरमेंट का बैलेंस बना रहता है। अब देखो अगली चीज जो है वो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इंपॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर।
अब मान लो कि आसपास नेचर है ही नहीं, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, नेचुरल चीजें नहीं है एग्जाम्पल के लिए, तो क्या ह्यूमन एग्जिस्ट कर पाएंगे? तो इसका जवाब है कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो तो नहीं हो पाएगा बिना नेचर के। ठीक है, हेंस इट इज आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी बेसिक से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं नेचर को और उसके बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, उसका ध्यान रखें। तो अगर हम एनवायरमेंट पे ध्यान रखते हैं, उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो हमारे लिए ही बेटर रहेगा, क्योंकि हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज बोला गया है, इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस प्लैनेट अर्थ ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें जो ये प्लैनेट अर्थ है ये हमारे आने वाले जनरेशन से भाड़े पे मिला है। तो जिसने हमें ऑलरेडी दिया है, जैसे मैं अभी जिस रूम में रह करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मैंने किसी से भाड़े पे लिया है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं उसको वापस करूं ये रूम, तो मैं अच्छे कंडीशन में वापस करूं। ठीक है, तो अगर हमने फ्यूचर जनरेशन से अगर ये प्लैनेट अर्थ को भाड़े पे लिया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हम इसको वापस ईमानदारी से करें, अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी ना समझे और इसकी वॉट ना लगाए। ठीक है, तो इट इज नॉट आवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है, बाप दादा से मिला है, तो इसको हमें फ्यूचर जनरेशन को वापस करना है। Hence, we should not forget to conserve it for ourselves and for the future generation. तो जिसमें मैं रह रहा हूं उसको मैं साफ सुथरा रखूंगा, सही से रखूंगा, मेंटेन करूंगा, और मेरे फ्यूचर जनरेशन को भी मैं सही सलामत इसको हैंड ओवर करूंगा। ये मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मुझे भूलना नहीं है। क्वेश्चन है, डैश फैक्टर्स अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तुम्हें नीचे कमेंट में इसका आंसर देना है। 7th क्वेश्चन है, वी हैव फॉरगेट दिस अर्थ प्लैनेट ऑनली, वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑनली, ट्रू है या फॉल्स है? नीचे तुम्हें कमेंट में इसका भी आंसर बताना है। अब देखो यार, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव अरीजन। आज के टाइम पे बहुत सारे एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है ड्यू टू द वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। तो देखो यार, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिड रेन है, जैसे कि बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जैसे कि यार तुम्हारा पॉल्यूशन है, ठीक है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। एम आई राइट? ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है हमारे आसपास। ठीक है, तो इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो कभी कभी नेचुरल हो सकता है, जैसे मान लो फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी, ये नेचुरल है, ये भी एनवायरमेंट में प्रॉब्लम लाते हैं, बट ये तो नेचुरल है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बट देयर आर आर्टिफिशियल फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि हम कुछ कूड़ा फेंक रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ दिक्कत हो रहा है हमारे कारण, हम बहुत सारे पेड़ काटते जा रहे हैं, तो देयर आर ऑल्सो आर्टिफिशियल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण अर्थ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, एसिड रेन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरमेंट को क्या करें, कंजर्व करें। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ दोज मेन फैक्टर है। एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है ये भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है, जिसके कारण एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, एनवायरमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। पॉल्यूशन, अब भैया पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जनरली कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन। कोई भी चीज का अगर कंटामिनेशन हो गया, वो खराब हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, पॉल्यूशन हो गया, उसमें कुछ मिल गया। लाइक मान लो एयर के अंदर कुछ टॉक्सिक चीजें मिल गई, तो एयर पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, अगर मान लो वाटर के अंदर कुछ टॉक्सिक चीजें मिल गई, तो वाटर पॉल्यूटेड हो गया। समझ लो, सॉइल के अंदर कुछ टॉक्सिक चीजें मिल गई जो नहीं है नेचुरल, उसका बैलेंस खराब कर दिया, तो पॉल्यूटेड हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। समझ रहे हो? तो किसी भी चीज का कंटामिनेशन उसका पॉल्यूशन है। अब देखो, पॉल्यूशन के लिए तुम एक चीज और लिख सकते हो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए अपने एग्जाम में, और वो है अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज। कुछ अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, जिसके कारण जो नेचुरल इवेंट्स के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है, उसको हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलेंगे। फिर से जरा पढ़ना एक बार, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज, ये कि जरूरी नहीं है इसकी, और इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, हम इसको यार एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई चेंज हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? नेचुरल इवेंट्स हो सकता है कोई भी, या ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकता है, उसको हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहेंगे। तो ये भी तुम लिख करके याद कर सकते हो। अब ये कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ता हुआ आबादी, अगर आबादी बढ़ते जाएगा तो रिसोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा गाड़ियां चाहिए, ठीक है, ज्यादा अच्छे रोड चाहिए, ठीक है, मतलब सब चीजों की रिसोर्सेस की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी। अब ज्यादा घर चाहिए, इसके लिए पेड़ काट दो। ठीक है, तो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन एक रीजन है। ठीक है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब चीजों की अगर जरूरत ज्यादा है तो इंडस्ट्रीज भी ज्यादा चाहिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए अब ज्यादा इंडस्ट्रीज होगा तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस,
जरूरत से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जमीन में खड्डा करके निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है जिसके कारण एनवायरमेंट को कंजर्व, जिससे एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है और एनवायरमेंट का बैलेंस हिल रहा है अगर हम नहीं करते हैं कंजर्व तो। डिफॉरेस्टेशन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेड़ को हम काट रहे हैं घर बनाने के लिए, कुछ और नीड के लिए, जैसे हमें टेबल चाहिए, अब मान लो कि पॉपुलेशन बढ़ा, टेबल की जरूरत ज्यादा है, टेबल की जरूरत ज्यादा तो काटो पेड़, ठीक है। घर की जरूरत है, काटो पेड़, ठीक है। फ्यूल की जरूरत है, काटो पेड़। तो ये डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, मतलब बढ़ती हुए शहर, जो शहर बढ़ रहा है, जो घर बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, वो प्लान नहीं किया जा रहा है, ठीक है, बहुत कंजस्टेड है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। लाइक मान लो कि गटर सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, वाटर का दिक्कत हो रहा है, सॉइल को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स, तो मैं नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसका भी नीचे तुम्हें कमेंट में आंसर बताना है। अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजन। सबसे पहला एक नेचुरल रीजन हो सकता है, फिर एक आर्टिफिशियल रीजन हो सकता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का। समझते हैं नेचुरल वाला। बच्चों, हमारा जो अर्थ है उस पर सनलाइट आता है। अब जो सनलाइट आता है उसके अंदर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है 6.8%, ठीक है। मैं जूम करके एक बार पर दिखाता हूं तुम, ठीक है। इसके अंदर यूवी होता है 6.8%, आईआर इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है वो होता है 54.3%, और विजिबल रेडिएशन होता है 38.9%। अब ये जो सनलाइट से जो प्रकार का रेडिएशन आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी आ रहा है ये भी हमारे लिए क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल रेडिएशन जो हमें मिल रहा है। अब अगर यूवी रेस से अगर हम ज्यादा हमारा एक्सपोजर हो जाता है या फिर आईआर से हो जाता है तो हमारे ऊपर सन बर्न्स हो सकता है, कुछ हद तक कैंसर्स भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल रेडिएशन जो है, रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट या फिर जो एक्सरेज से जो निकलता है वो भी एक प्रकार का रेडिएशन है। तो ये भी जो रेडिएशन है ये भी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो ये नेचुरली नहीं होता है, लेकिन मतलब कभी कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ लीकेज हो गया, कोई यहाँ पे कुछ मिसहैप हो गया जिसके कारण यहां से रेडिएशन लीकेज हो सकता है फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, और उससे कुछ दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है इनफैक्ट। चर्नोबिल, विंड स्केल, 3 माइल्स आइलैंड, ये जो मिसहैप्स है ये बहुत मेजर मिसहैप्स है आज तक जो वर्ल्ड में हुआ है, ठीक है। तो चर्नोबिल, विंड स्केल एंड 3 माइल्स आइलैंड मिसहैप्स आर मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट, और ये रेडियो एक्टिव रेडियो पॉल्यूशन से, रेडिएशन से रिलेटेड है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है तीनों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्टिविटी, ड्यू टू दिस एक्सीडेंट्स। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनके से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है ऐसे एक्सीडेंट्स के कारण, तो देखो सबसे पहले कैंसरस अल्सरेशन ड्यू टू हायर रेडिएशन, ड्यू टू सॉरी कैंसरस अल्सरेशन ऑकर्स ड्यू टू हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरे। अगर एक्सरेज का हायर रेडिएशन आपका एक्सपोजर हो गया, उसकी तरफ अब ज्यादा देर तक आप एक्सपोज रह गया आपका, तो आपके जो सेल्स है उसके अंदर कैंसर हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, मांस निकल सकता है, उसमें अल्सर हो सकता है, सड़ सकता है मांस, वहां का कैंसर हो जाएगा, बेसिकली बॉडी के अंदर तक कैंसर हो सकता है। जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, अगर जिस जगह पे ऐसा कुछ हुआ है वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनके जीन्स में बदलाव आ जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जेनेटिक चेंजेस हो जाएगा। इसके अलावा टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, उनकी बॉडी के अंदर के जो टिश्यूज है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा टिश्यू पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी भी बॉडी के पार्ट का। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, जो आंख है, जो देखने की शक्ति है, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर कोई और दिक्कत हो सकता है जिससे चीजें दिखेंगी नहीं, क्लियर नहीं दिखेंगी, ब्लरी विजन हो सकता है, ठीक है। तो विजन इज अफेक्टेड एडवर्सली, बहुत बुरी तरीके से विजन पे अफेक्ट होता है। क्वेश्चन है, इन द सनलाइट यूवी इज -%, नीचे तुम्हें कमेंट में आंसर बताना है। जेनेटिक चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू डैश, तुम्हें इसका भी नीचे कमेंट में आंसर बताना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अब तक अगर तुमने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये सर्च कर सकते हो तुम शुभम झा क्लास 10, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों इंतजार कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जरा बात को समझते हैं। ये जो एनवायरमेंट है हमारा, ये जो प्लेनेट अर्थ है, वो बहुत सालों पहले से हमारे पास है, तुम टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हो, ठीक है। अब पहले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन होता गया, बढ़ते गए इंसान, ठीक है, दिमाग बढ़ता गया,
वैसे वैसे इंसानों ने दिक्कत पैदा करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने यहां तक दिक्कत ही पड़ा है, तो अब इनसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो देखो, जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जनरली जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं होती है एनवायरमेंट को किस तरीके से कंजर्व करना है उसको लेकर के। तो देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब अगर हमने इसको खराब किया तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको सही करके हेल्प करें। अगर हम चाहेंगे तो अभी भी हम हमारे ग्रह को बचा सकते हैं, पृथ्वी को बचा सकते हैं। फॉर दिस पर्पज इसके लिए क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ यार, हाँ तो क्या मैं थूकूंगा, तेरे बाप का क्या जाता है, ऐसा नहीं। हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। अफेक्शन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से थोड़ा प्यार भी होना चाहिए कि हम यहीं पे रहते हैं, ठीक है। शुड बी इनकल्केटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड। और देखो अब यार, बच्चे जो होंगे, जैसे मेरे घर पे जो कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अभी से समझाता हूं कि पेड़ लगाना है, पेड़ में पानी डालना है, पेड़ काटना नहीं है। तो अभी से अगर हम बताएंगे ना तो उनके दिमाग में वो जल्दी घुसेगा और वो पॉल्यूशन और जो ऐसे जो अनअवेयरली जो चीजें कर देते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या नीड है उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। इस चीजों के ऊपर हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। टू प्रोटेक्ट द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, हम एनवायरमेंट को इसलिए भी बचाना चाहते हैं क्योंकि जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनके बारे में, रेयर स्पीसीज क्या होता है, इंडेंजर्ड क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनसे कैसे बचना है, इसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, तो बायोडाइवर्सिटी भी आगे पढ़ने वाले हैं हम। टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, जो नेचुरल पॉल्यूशन, आर्टिफिशियल पॉल्यूशन और जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं नेचुरली और आर्टिफिशियली, उनको हमें सॉल्व करना है, इसलिए भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। टू मिनिमाइज द एयर पॉल्यूशन फॉर हेल्दी लाइफ, एयर पॉल्यूशन और बाकी प्रकार के पॉल्यूशन को मिनिमाइज करें कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके, इसलिए भी करना है। टू फुलफिल द फ्यूचर नीड्स ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के जो फ्यूचर नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सके, इसलिए भी करना है। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, हमें नेचर के बैलेंस को मेंटेन करना है, इसलिए भी हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट रेयर स्पीसीज डैश इज नेसेसरी, तुम्हें नीचे इसके कमेंट में आंसर देना है। जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ डैश, तुम्हें इसका भी नीचे कमेंट में आंसर देना है। अब देखो यार, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड है एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। देखो, ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग हैव प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनेशन एबिलिटी एक्सेट्रा, इमेजिनरी एबिलिटी एक्सेट्रा। अब जो इंसान है, ठीक है, वो जब आए, जब उनका इवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी, ठीक है, सुपीरियरिटी को प्रूव कर दिया। मेरे जवान लड़खड़ा रही है थोड़ी, ठीक है। तो उसको उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हम तुम्हारे बाप है, ठीक है। अब जितना इन्होंने दिक्कत दिया उतना बाकी एनिमल्स ने नहीं दिया, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म, बाकी स्पीसीज ने नहीं दिया हमारे एनवायरमेंट को। तो यहां पे समझना है कि इंसान ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसके पास याद रखने की क्षमता है, वो चीजों को इमेजिन कर सकता है, वो थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, वो इन्वेंशंस कर सकता है, दैट इज द रीजन। तो अगर इंसानों ने ऐसा किया है, ठीक है, इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर ह्यूमंस ने एनवायरमेंट के बैलेंस को डिस्टर्ब किया है, देन ह्यूमन इटसेल्फ कैन कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर। तो ह्यूमंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंट को कंजर्व करे और उसको बेटर बनाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जनरल पब्लिक होती है वो अननोइंगली, उसको पता नहीं होता है कि उसकी जो एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। जैसे कि तुम फोटो में देख सकते हो, बच्चा इधर फेंक के जा रहा है, बच्चा मासूम है, इसको पता ही नहीं है, तो हमें उसको अवेयर करना पड़ेगा, राइट। और ये अगर इंसान खराब कर रहा है तो इसका इंसान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के एनवायरमेंट को कंजर्व करें। बच्चों, ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर लाइक, तुम्हें नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है। 15वां क्वेश्चन है, जनरल पब्लिक इज अननोन दैट इट्स एक्टिविटीज आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, इसका भी नीचे तुम्हें कमेंट में आंसर बताना है। फिर से एक बार कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डालते रहता हूं और नोट्स भी शेयर करता हूं, और बाकी सारे चैप्टर्स के लिंक्स और नोट्स भी यहां पे मिल जाएंगे। हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। ये आपके टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है, इसको हमें अच्छे से समझ लेना है। जादव मोलाई इज हाईली कैपेबल पर्सन इन असम। तो ये जो शख्स का फोटो दिखाया जा रहा है आपको, ये एक हाईली कैपेबल पर्सन ऑफ असम थे, और ये अपने अर्ली एज से ही, बॉर्न इन 1963, अपने अर्ली एज से, ये जबकि 16 साल के थे, ठीक है, तब से ये फॉरेस्ट में काम करते थे, ठीक है, वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर, एज अ फॉरेस्ट वर्कर ये काम करते थे। अब आप ये पूरा स्टोरी रीड कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पे है क्या। बच्चों, एक बार क्या हुआ ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण फ्लड आ गया था, जिसके कारण आसपास इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो स्नेक्स हैं वो मर गए हैं। यहां पे आपको दिख सकता है, स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, फ्लोइंग बाय द विलेज। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर
एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इन्होंने क्या किया कि मोलाई प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स, मतलब बाम्बू का पेड़ लगा दिया रिवर के साइड में। अब इससे क्या होगा, जो बाम्बू प्लांट है वो सॉइल को होल्ड करके रखेगा, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा, ये फ्लड को भी कुछ हद तक रोकेगा। अच्छा, अब 1979 में जो लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था, लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था, उसने एक अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें नियर अबाउट 200 हेक्टर जो कि 500 एकड़ के आसपास होता है, उस लैंड पे वो उनका क्या था गोल कि ये पेड़ लगाएंगे। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वेर हेल्पिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट। अब मोलाई भी इनमें से एक वर्कर थे जो इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। मोलाइट कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, 200 हेक्टर मतलब 500 एकड़ के आसपास पेड़ लगाए जा चुके थे, मतलब प्रोजेक्ट हो गया है खत्म। बट फिर भी मोलाई रुके नहीं, इन्होंने अभी भी जो वहां पे बैरन लैंड था, जो खाली जगह था, वहां पे पेड़ लगाते रहे ये। अब जब ये पेड़ लगाते रहे तो इनके कंटिन्यूस वर्क के कारण क्या हुआ, इन्होंने पेड़ लगाया, पेड़ का ध्यान रखा, तो वहां पे आसपास 360 एकड़ तक इन्होंने जंगल बना दिया अकेले एक इंसान ने। अब टुडे दिस जंगल ऑफ कोलिकमुख ऑफ जोहरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज रिजल्ट ऑफ द हार्डवर्क फॉर 30 ईयर्स। 30 साल तक इन्होंने जो हार्डवर्क किया उसी का रिजल्ट ये जंगल है। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज अनपैरेलल वर्क। तो इन्होंने जो काम किया इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और आज जो वो जंगल है उसको मोलाई जंगल भी कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग मिलकर के आते हैं और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, मगर एक अकेले इंसान ने दिखा दिया कि अगर वो डिटरमाइंड है तो एक पूरा का पूरा जंगल बसाया जा सकता है, और इन्होंने एक नया फॉरेस्ट बना दिया। तो ये स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। इसको प्लीज एक बार रीड कर लेना, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब हमारे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में अगर मैं थोड़ा सा तोड़ के तुम्हें बताऊं तो यहां पे एक वर्ड है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी हमको देखने को मिलता है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अवर लिविंग वर्ल्ड हैज बीन रिचली डाइवर्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत डाइवर्स है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिल जाएगा। Biodiversity is the richness of living organisms in the nature due to presence of variety of organism, ecosystem and genetic variation within a species. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, रिचनेस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं नेचर में, उनके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे इकोसिस्टम है अलग अलग, इस और जेनेटिक वेरिएशन जो है इसके कारण जो बहुत सारे मतलब इकट्ठे आ गए हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी। अब स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा वाला है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जरा समझो एक बार फिर से, ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, जो वैरायटी आपको देखने को मिलता है अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ह्यूमंस। बच्चों, अब ह्यूमंस जो है वो बिलोंग करते हैं सैपियंस से, होमो सैपियंस। लेकिन अगर तुम यहां पे देखोगे तो अलग अलग प्रकार के इंसान है, राइट। कोई थोड़ा गोरा है, कोई थोड़ा सांवला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कुछ चाइनीज अलग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग दिखते हैं, हिंदुस्तानी अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं, श्रीलंका के लोग अलग दिखते हैं, जर्मनी के लोग अलग दिखते हैं। कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन है तो एक ही स्पीसीज, स्पीसीज एक ही है, लेकिन क्योंकि उनके जीन्स में डाइवर्सिटी है थोड़ा बहुत, उनके शक्ल, उनका रहना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें आपको अलग अलग चीजें दिखती है, वैरायटी दिखती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिमिलरली हम और भी चीजों को देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर मैं एक बिल्लियों को ले लेता हूं तो बिल्ली, ठीक है, एक स्पीसीज है, लेकिन उसके अंदर वैरायटी है, अलग अलग प्रकार की बिल्ली हैं। कुत्ते, अलग अलग प्रकार के डॉग्स हैं। अगर हम ले लेते हैं कोई फल तो अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। आम का एग्जांपल ले लो, बहुत प्रकार के आम आते हैं, दशहरी, लंगड़ा, ठीक है, हापुस, तो आम ही है वो भी, लेकिन उसके अंदर क्या दिख रहा है, डाइवर्सिटी दिख रहा है, तो इसमें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे इस चीज को। अगला वाला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जरा समझना बात को, इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन द नेचर, दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। बहुत प्रकार के स्पीसीज है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ठीक है, शेर, पेंगुइन, बर्ड, मतलब यार ऑस्ट्रिच, अलग अलग प्रकार के हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अब जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसमें खाली जानवर नहीं है, पेड़ पौधे और माइक्रोब भी इंक्लूड होता है।
मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। बच्चों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना आपने को। मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। हर एक रीजन में बहुत प्रकार के इकोसिस्टम होता है। हमारे अर्थ पे भी बहुत प्रकार के इकोसिस्टम है। बच्चों इकोसिस्टम मतलब मैंने तुम्हें बताया था, इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक चीजें जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक कैमल है, ठीक है। तो ये कैमल जो है ये एक डेजर्ट वाले रीजन में है, तो ये डेजर्ट का एक इकोसिस्टम है। यहां पे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि कुछ एनिमल्स है जो कि स्नोई रीजन में है, तो ये स्नो वाला एक इकोसिस्टम है। यहां पे एक जंगल दिख रहा है आपको, तो ये जंगल वाला इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम हो सकता है, उसी को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा जा रहा है हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को। बच्चों रेयर स्पीसीज मतलब क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरी स्टैब्लिश कर सकते हैं जहां पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज बायो रिजर्व, कुछ रीजन को हम बायो रिजर्व बोल सकते हैं। बच्चों अब देखो, अगर कोई सेंचुरी है या कोई नेशनल पार्क है तो उसमें हम कहीं से कोई एनिमल को ला करके रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज एक बायो रिजर्व है तो बायो रिजर्व में हम अलग से किसी ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण यह है कि यहां पे अगर हम कोई अलग प्रकार के स्पीसीज को लाके रख देंगे, कोई ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को लाके रख देंगे, तो यहां का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसका बैलेंस खराब हो सकता है। बच्चों हम कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज। कुछ अलग अलग प्रकार के स्पेशल स्पीसीज से जो खत्म हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने से बचा सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं अलग अलग जगह पे, हम उस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो पुराना इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स है, ट्रेडिशनल नॉलेज है इन चीजों को लेकर के, उस नॉलेज को भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मेंटेन कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेनी पीपल इन द सोसाइटी आर कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। बहुत सारे लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एनजीओ बना रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी बन रही है जो ऐसे नोबल वर्क कर रही है एनिमल्स को, प्लांट्स को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। आई रियली होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक चीज और लिखा है, सेक्रेड ग्रुप्स, मतलब कि पवित्र जगह, पवित्र पेड़, जहां पे पवित्र चीजें होती हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो, अ फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड, इज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड एंड इट इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रुप। तो एक फॉरेस्ट को, एक जंगल है जिसको भगवान के नाम पे बचा के रखा जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप कहते हैं। There are in fact sanctuary conserved by society and not by the government forest department. तो ऐसे बहुत सारे सेंचुरीज भी है जो सोसाइटीज जिसको कंजर्व कर रही है, ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एज इट हैज बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, उसको भगवान के नाम पे कंजर्व किया जा रहा है। इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन। यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन होता है कि यहाँ पे आसपास आप इंडस्ट्री नहीं ला सकते, यहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते हो, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लॉज है जो जिसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। These clutters of thick forest are present not only in western घाट्स of India but in the entire country। अब तुम सोचोगे भैया ये वेस्टर्न घाट क्या होता है इंडिया का, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे तुमने ज्योग्राफी पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा, बट अभी थोड़ा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये खाली वेस्टर्न घाट में नहीं है, बाकी ओवरऑल पूरे इंटायर कंट्री में है। मोर देन 13,000 स्केर्ड ग्रुप्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में 13,000 से, ये 13,000 ही है ना, हाँ, 13,000 से ज्यादा स्केर्ड ग्रुप्स रिपोर्ट है चुके हैं, मतलब कि रिकॉर्ड में है। वेयर आर सच सेक्रेड ग्रुप्स इन महाराष्ट्र। आपको एक लिस्ट बनाना है अपने टीचर से पूछ करके, तो ये तो सिंपल सा काम है, तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं जिससे हम रूल्स को समझे और ऐसे कुछ सिंबल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखो, ये जो सिंबल है एक चीज का वेस्ट मैनेजमेंट की, कूड़ेदान में ही फेंके, डस्टबिन में फेंके, कहीं भी ना फेंक दे। सेव वाटर का सिंबल है ये बच्चों। सेव एनर्जी, एनर्जी को बचाओ, इसका सिंबल है ये। रीयूज एंड रिसाइकल का ये सिंबल है, खाली रीयूज का या खाली रिसाइकल का नहीं, रीयूज एंड रिसाइकल का। सेव वाटर का एक और ये सिंबल हो सकता है, ऐसे दोनों हाथ वाला भी हो सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में जो जो है मैंने सारे दिखा दिए आपको, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। सेव फ्यूल का सिंबल है ये बच्चों, और ये है सोलर पैनल, मतलब कि आप यहाँ पे भी आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एनर्जी को सेव करो, सोलर पैनल का यूज करो, मतलब सूरज की रोशनी का, ठीक है। तो ये सब याद रखना। ये साइकिल वाला एग्जैक्टली जैसा बुक में वैसा मैं नहीं दिखा पाया, बट ये साइकिल का मतलब क्या, सेव फ्यूल, गाड़ी वाड़ी मत चलाओ ज्यादा, साइकिल का इस्तेमाल करो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। ये इसको नोट कर लेना, नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, माई रोल इन एनवायरमेंट, ऐसे करके आपको एक चार्ट दिखेगा टेक्स्ट बुक में। तो आपका रूल क्या है एनवायरमेंट में, जरा समझते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन, तुम्हारा काम है चीजों को कंजर्व करना। इससे बोलना क्या चाह रहा हूं मैं,
कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, या फिर जो बचा कुचा है उसको कम से कम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। दूसरा, हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग द हार्म। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो जो नुकसान आगे हो सकता है उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज। बच्चों, प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, तो जो हार्म फैक्टर्स है उसको हटा करके हम कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे मान लो कि प्लास्टिक से दिक्कत होता है तो हम लोग रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, या फिर जो कपड़े का बैग होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो अटेम्प्टिंग इनोवेशन का मतलब ये है। अगला वाला है अवेयरनेस, तो एजुकेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको बता सकते हैं। कोई है थूक रहा है, बड़ा स्टाइल से थूकते हैं लोग, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एडुकेट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं प्लीज ऐसा आप मत करिए, इससे हमारे आसपास का ही माहौल खराब हो रहा है। आप जहां थूक रहे हो आप दोबारा तो आओगे ही वहां पे, तो अपना थूक देखोगे आप, ठीक है, गंदा हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो आगे से, हम ये बोल सकते हैं। अगला है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होने वाली है आगे चल करके, तो हम आसपास के पेड़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, काटे ना, किसी को ना काटने दे, पेड़ में से कुछ डाल वाल तोड़ने नहीं दिया जाए, अगर वो पेड़ मतलब यूजफुल पेड़ है और हमें पता है कि इसमें दिक्कत हो सकती है, अगर यहाँ से हट गया तो। फैक्टर्स हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, इनसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी फैक्टर्स हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन नहीं करें एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई होप कि ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बच्चों यहाँ पे हम किसी भी चीज को, जैसे मान लो कोई भी अगर एक चीज है तो उसको हम हॉटस्पॉट कब कहते हैं, जब वहां पे 70 to 75% ऑफ जो स्पीसीज है वो डेंजर में है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। समझो, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज द रीजन दैट इज रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज थ्रेटन्ड विथ डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है कि कुछ रिजर्वेयर, मतलब जो चीजें हमारे पास है, ठीक है, वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटन्ड है या फिर वो डिस्ट्रक्ट होने के कगार पे है, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे बच्चों। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, सॉरी 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी के स्पॉट्स को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया गया है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, देखो ज्यादा समझना इस बात को, ठीक है, सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। अब ये जो चीज था वो पहले 15.7% था। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। इनमें से जो 86% जो सेंसिटिव एरिया था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैड बीन लेफ्ट ओवर विथ सेंसिटिव स्पॉट्स। ऐसे जो स्पॉट्स है उसमें खाली 2.3% एरिया बचा कुचा है। It includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. ये जो बच्चों 2.3% है, इसके अंदर 1,50,000 प्लांट के स्पीसीज आते हैं जो कि लगभग 50% है। मतलब पूरे पृथ्वी पे अगर 3 लाख प्लांट के स्पीसीज है, ठीक है, तो 1,50,000 बस इसी जगह पे आते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड, अगर हम इंडिया की बात करें, आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स 85 स्पीसीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। अगर हम बात करें तो 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में से इंडिया में जो मिलते हैं 85 स्पीसीज खाली ईस्टर्न रीजन में मिलता है बच्चों। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगली चीज जो हमें समझनी है, अबाउट 1500 इंडेमिक प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। बच्चों इंडेमिक प्लांट मतलब वो प्लांट होता है जो वेस्टर्न घाट में मिलता है। भैया ये वेस्टर्न घाट क्या है, तो बच्चों यहां पे स्क्रीन पे मैं तुम्हें इंडिया का मैप दिखा रहा हूं, यहां पे जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है इस रीजन को हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट होगा तो वेस्टर्न घाट, और इधर क्या ईस्ट है तो ईस्टर्न घाट्स आ जाएंगे इस तरफ वाले। ओके, आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज इन द इंटायर वर्ल्ड में जितने प्लांट स्पीसीज हैं उनमें से 50,000 आर एंडेमिक। 50,000 कैसे बच्चों, एंडेमिक है मतलब ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। वो एंडेमिक प्लांट्स मतलब क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। 3 इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ कंट्री के बारे में बात करते हैं। द वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करूं तो मैं तुम्हें बता चुका हूं यहां पे होगा, तो कौन से स्टेट्स में आता है जरा ध्यान से समझना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो जगह है बच्चों ये हमारे वेस्टर्न घाट्स में आ जाता है। It has been endangered due to mining industry and search of natural gas। अब ये जो रीजन है बच्चों वेस्टर्न घाट का, ये कैसा हो गया है, ये इंडेंजर्ड हो गया है, खतरे में है,
ठीक है, क्यों? माइनिंग इंडस्ट्री के कारण और नेचुरल गैस के कारण। अब इस जगह पे हम देखेंगे तो हैबिटेट्स, हैबिटेट्स का मतलब रहने का जगह। तो हैबिटेट्स ऑफ एस्थेटिक लायन, ठीक है, एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसॉन मतलब जंगली सांड फॉर दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट, ये ऑलरेडी थ्रेट में है बच्चों। मानस सेंचुरी ऑफ असम, असम में जो मानस सेंचुरी है इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। वहां पे डैम बना दिया गया है, जिस डैम के कारण यहां पे भी जो एनिमल्स रहते हैं वो भी बच्चों खतरे में है। कैसे? अब मान लो कहीं पे कोई डैम बना दिया गया, तो डैम का काम क्या है? पानी को रोक के रखना। अब मान लो बहुत ज्यादा पानी आ गया तो डैम को खोल दिया जाता है। अगर डैम को खोल दिया जाएगा तो वहां पे जो एनिमल्स है वो उसमें डूब जाएंगे और काफी एनिमल्स मर जाएंगे, तो वहां के जो एनिमल्स है वो खतरे में है। तो टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट, तो टाइगर और राइनो जो उस एरिया के हैं वो अंडर थ्रेट है, खतरे में है बच्चों। सुंदरबन सेंचुरी, जो आपको पता है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन सेंचुरी है, ठीक है, इज रिजर्व फॉर टाइगर्स, इसको टाइगर्स के लिए रिजर्व किया गया है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ ओवरऑल लोकल एनवायरमेंट इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम्स, लेकिन डैम बनने के कारण अभी जैसा मैं तुम्हें बताया ये जो जगह है यहाँ के जो टाइगर की पॉपुलेशन है सीरियसली चैलेंज है, ये भी खतरे में है। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन बच्चों और फिशिंग के कारण भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा फिशिंग किया जा रहा है जिसके कारण भी दिक्कतें हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज, ये हमारा आखिरी टॉपिक है कि हम थ्रेटेन्ड स्पीसीज जो भी है मतलब जो खत्म हो रहा है, जो खतरे में है, उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कुल मिला के 4 चीजें पढ़नी है आपको, चारों काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन हम बहुत अच्छे से समझेंगे जिससे हमें चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होगी। बस ये समझो एक सीक्वेंस में समझना, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन से स्पीसीज को बालक को मैं इंडेंजर्ड स्पीसीज कह सकता हूं? आइदर द नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन, या तो इनके नंबर घट गए हैं, देयर हैबिटेट इज श्रंक, या फिर जहां पे रहते थे जो रहने का इनका जगह है वो छोटा हो चुका है क्योंकि हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया है, पेड़ काट दिया है, जंगल को खत्म कर दिया, इसके कारण। टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड। अब ये इतने कम हो रहे हैं इनका नंबर या फिर इनका हैबिटेट इतना कम हो चुका है कि अगर हम इसको सही कंजर्वेटिव मेजर्स ना ले तो ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लायन टेल्ड मंकी, अब लायन टेल क्यों? क्योंकि इसका देखो ये मुंह लायन के जैसा दिखता है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा लेसर फ्लोरिकिन, ये तो 2 एग्जांपल है, ऐसे और भी एग्जांपल्स है, गूगल कर सकते हो। रेयर स्पीसीज, अब बच्चों जब मैं रेयर स्पीसीज बोलूंगा ना तो मैं पहले जैसा ही लगेगा, सुनना जरा देखो। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, मतलब कि इनके नंबर्स भी कम हो गए। तो तुम बोलोगे भैया पहले वाले में इंडेंजर्ड स्पीसीज में और रेयर स्पीसीज में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि ये जो रेयर स्पीसीज होते हैं ये भी इंडेंजर्ड है, बट ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्पीसीज आर बीइंग एंडेमिक एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। तो ये इंडेमिक है, इंडेमिक मतलब जो वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे खाली। इज इट क्लियर? तो रेयर मतलब भी इंडेंजर्ड है मगर ये कहां मिलेंगे? खाली वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, और जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज थे वो पूरे दुनिया में कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है रेड पांडा, मस्क डियर, रेयर स्पीसीज के। वल्नरेबल स्पीसीज, अब बच्चों ये भी सेम ही चीज है, देखो कोई भी एक स्पीसीज है वो पहले वल्नरेबल होगा फिर वो इंडेंजर्ड होगा। तो वल्नरेबल पहले होता है फिर वो इंडेंजर्ड होता है। तो वल्नरेबल स्पीसीज मतलब क्या भैया? नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, इनका नंबर बहुत कम हो गया है एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, और आगे भी कम हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसका ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के इंडेंजर्ड हो जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज अ वरीसम रीजन, ये जो घट रहे हैं ये दिक्कत, डरने वाली बात है, ठीक है। और क्यों डरने वाली बात है ये मुझे बताओ? क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, कि धीरे धीरे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म खत्म होते चले गए तो एक दिन हम भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइगर इज द एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज, लायन इज एन एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज। लास्ट वाला है हमारा इनडिटरमिनेट स्पीसीज, इनडिटरमिनेट स्पीसीज, इसका मतलब क्या होता है? दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी इंडेंजर्ड, ऐसा देखने से लगता है कि ये इंडेंजर्ड है मगर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना इनका ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नो डिफाइनेट और सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, इनके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनके जो बिहेवियरल हैबिट्स है मतलब जिस तरीके से बिहेव करते हैं, शाई है, सामने नहीं आ रहा है, काउंट ही नहीं कर पाओगे तो पता कैसे चलेगा। तो इनडिटरमिनेट स्पीसीज मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इंडेंजर्ड है मगर कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है इनके बारे में क्योंकि ये सामने ही नहीं आ रहे, ठीक है। दैट इज इनडिटरमिनेट स्पीसीज एंड आई रियली होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। एग्जांपल है इसका गाइंट स्क्विरल, शेकरू जिसको बोला जाता है, फोटो में आपको सभी के दिखा रहा हूं तो आप समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा डिड यू नो करके टॉपिक है, ये लास्ट है और इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। बात ऐसा है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन वीडियोस को शेयर करना। मैं प्लान कर रहा हूँ ना रिवीजन सीरीज का, लेकिन जब हमारा 50% सिलेबस हो जाएगा तब 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का आंख बंद करके तुम्हारा रिवीजन करा दूंगा मैं।
तुम्हें बस आंख बंद करना तो मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा। मुझे पता है कैसे कराना है। तो तुम प्लीज इन वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। एक और छोटी सी हेल्प चाहिए तुम लोगों से मुझे, वो ये है कि पढ़ जब तुम रहे हो ना तो अपने नोट्स खुद बनाओ। मैं तो ये नोट्स दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है, लेकिन तुम खुद से तुम्हारे नोट्स बनाओ, ठीक है। और तुम अपने दोस्तों को अपना नोट्स दे सकते हो, लेकिन उनको भी बोलो कि भाई अपना नोट्स खुद बनना, साल भर पढ़ा हुआ एग्जाम से पहले लास्ट में रो के क्या फायदा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलो, क्यों क्यों यहाँ पे तुम मैसेज करोगे तो हम बात कर सकते हैं कुछ भी चीज के रिगार्डिंग। ये तुम पढ़ लेना, सिंपल है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN prepares the red list। रेड लिस्ट किसके लिए? दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हमने पढ़ा उसके लिए रेड लिस्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन्स नेम्स ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल अब यहाँ पे जो पिंक पेजेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम होता है वहां पे, ठीक है। वाइल ग्रीन पेजेस कंटेन द नेम्स ऑफ प्रीवियसली इंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पीसीज। जो ग्रीन होता है उसमें क्या है, प्रीवियसली इंडेंजर्ड थे मगर अब हमने उसको बचा लिया है, सेफ है वो। तो IUCN इस चीज को प्रिपेयर करता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ ले MCQ वगैरह तो काम आ जाएगा, या फिर हमें वो पूछ लिया मैच द कॉलम तो ये हमारे काम आएगा। बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करना। मेरा जो गोल है इस चैनल को लेकर के वो ये है कि इस चैनल को ग्रो तो करना ही है, लेकिन इस चैनल पे 10th स्टैंडर्ड के वन शॉट में सारे वीडियोस डाल देने हैं मुझे, ठीक है। तो आप मुझे उसमें हेल्प कर सकते हो। और हमारे इस चैनल पे जैसा कि तुम देख सकते हो ऑलरेडी ये 6 चैप्टर्स हो चुके हैं और अभी जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 7वां है। तो मैं मेरे 20 चैप्टर के गोल की तरफ 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ खुद को, शाबाश शाबाश शाबाश। आप भी मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। अगर आपका फीडबैक मुझे अच्छा लगता है, देखो आपको कुछ बुरा लगता है वो भी आप बताओ, लेकिन अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं उसको अपने इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स पे शेयर करता हूँ, स्टोरी में शेयर करता हूँ, वो हमेशा के लिए वहां पे रहेगा, कोई भी जाकर के पढ़ सकता है। आज से 5 साल बाद भी जब आप आओगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर इंस्टाग्राम रहा तो और यूट्यूब रहा तो नीचे कमेंट्स में। तो आप प्लीज एक पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो दे देना, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये कमी है, ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा है, तो आप वो भी मुझे नीचे बता सकते हो। अगर उस पर मैं एक्शन ले सकूंगा तो मैं जरूर लूंगा। खैर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी क्वेश्चन दिए उनका नीचे कमेंट में आंसर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है कि ये चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। हैप्पी लर्निंग।